हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे और पेपर के जो हम एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उनका हम पैटर्न देखेंगे, क्योंकि जनरली सीबीएसई यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसमें जरा कंसंट्रेट कीजिएगा। और साथ में मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आज मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूं अबाउट मेरे बारे में। तो मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मेरे पास कार्य अनुभव है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 2 साल का। मैंने सीएसआई एग्जाम एज जीआरएफ क्वालिफाइड किया था इंजीनियरिंग साइंस में। अभी एग्जाम होना बंद हो गया इंजीनियरिंग साइंस में, बाकी 5 स्ट्रीम से अभी भी होता है, कंटिन्यू है। और मैं साथ में सीबीएसई यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स, और मैं राइट नाउ वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। और मैं पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, और साथ में मैं और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता हूँ। तो इसमें हम पेपर नंबर 1 दिसंबर 2014 में जो आया था उसको सॉल्व करेंगे, और उसके भी केवल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के पार्ट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन और आईसीटी के पार्ट के जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, और बाकी के जो वीडियो हमारे पार्ट के जो वीडियो बचे हैं वो बहुत ही जल्दी आपके चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगे। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, एक सीरीज दी गई है हमको, उसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। नेक्स्ट टर्म से क्या मतलब, जरा देखते हैं। तो देखिए, एक सीरीज है 2, 7, 28, 63, 126 एंड डैश। डैश मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी आपको बताना है कि नेक्स्ट सीरीज का जो वर्ड नंबर होगा वो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की सीरीज को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जितने भी सीरीज के क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह के क्वेश्चन सीरीज में आप थोड़ा अपने को समझेंगे कि किस किस जगह पे हम गलती कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें कि पहले सीरीज है 2, सीरीज का नंबर है 2, देन 7, 28, 63। तो देखिए, अगर आप कहीं पर देखेंगे तो पहला जो वर्ड बन रहा है, पहला नंबर जो बन रहा है, वो कहीं पर 1 के क्यूब से बन रहा है। देखिए, 1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7। उसी तरह से 3 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 28। 4 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 63। 5 क्यूब प्लस 1 is equals to 126, and 6 cube minus 1 is equals to 215। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने कि पूरी की पूरी सीरीज निकल गई है। देखो, इसमें हमने क्या किया, अल्टरनेट जोड़ा है, यानी पहले हमने एडिशन वाले देखे, फर्स्ट, थर्ड, देन फिफ्थ। ठीक है, और अगर उसी तरह से माइनस वाले 2, फोर्थ एंड लास्ट में 6। तो आपने देखा कि जो हमने 6 क्यूब माइनस 1 किया, जो बराबर आया 215 के, तो इसका आंसर जो है हमारी सीरीज का जो अगला नंबर होगा वो 215 होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज बी ए ई डी आई एच एन एम देन डैश, यानी क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए, इसको लिख लेते हैं हम पहले। तो आपके सामने पहले है बी ए, फिर ई डी, फिर आई एच, फर्दर एन एम। तो अगर आप देखें कि ए को अगर कंपेयर करें उसके लास्ट टर्म पे दूसरे वाले से, तो 3 ऐड किया। डी से कंपेयर करें एच से, तो आपने 4 ऐड किया। देन एच को कंपेयर करें एम से, तो 5 ऐड किया। और फर्दर एम से कंपेयर करोगे आप, तो इसमें 6 ऐड करोगे, तो आपके मिलेगा एस। उसी तरह से बी से कंपेयर किया ई को, तो 3, देन ई में फर्दर ऐड किया 4, देन आई प्लस 5, देन एन, एंड एन प्लस 6 इज इक्वल्स टू टी, यानी टी एस इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन में, यानी ये वाला भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। टी एस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करिएगा, कभी किस तरह का पैटर्न होते हैं उस तरह के पैटर्न को जरा समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभार प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, कभी कभार इनटू भी होता है, डिवाइड होता है।
तो प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। और नाउ if streamers is coded as UVTGALTQR, then knowledge will be coded as। तो आपको जरा समझना है, मैं आपके लिए जरा समझने के लिए आपको थोड़ा समझा देता हूं उसमें। तो पहले स्ट्रीमर STREAMER और S। तो S को कन्वर्ट किया U में, T को कन्वर्ट किया V में, TGALDQR। ठीक है, तो देखिए S से जब आपने U पे कन्वर्ट किया तो आपने इसमें STU 2 ऐड किया, देन फर्दर TUV 2 इसमें भी ऐड किया, और ST 2 इसमें भी ऐड किया, यानी आपने हर एक में 2 ऐड किया। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रीमर्स, फिर 2EFG, देन A, यहां से A रिमेन द सेम, M बैक करा, M को -1 किया, E से -1 किया, R -1 किया, और S से -1 किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे आप उसको, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखिएगा, स्टार्टिंग की 2 या 3 डिजिट से ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए नॉलेज NKNOWLEDG और E। तो K को आप क्या लिख सकते हो, क्यों से आपने इसको K से आप इसको करोगे तो फिर से फर्दर 2 ऐड करोगे, तो KLM, M N में इसमें फिर से फर्दर 2 ऐड करिए, NOP MP। अब देखिए 2 में ही आ गया आंसर, तो यानी B करेक्ट है वैसे तो, बट फिर भी हम फर्दर कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्योंकि कंफ्यूजन MQ और MP भी है, तो इसमें आ गया हमारा O के बाद हम फर्दर Q करेंगे, W के बाद हमारा Y आ जाएगा। ठीक है, अब L रिमेन द सेम, क्योंकि यहाँ पर A रिमेन द सेम था, तो L रिमेन द सेम। उसी तरह से E से फिर D, फर्दर -1 हो जाएगा यहाँ पर, D से C हो जाएगा, G से F हो जाएगा -1 फर्दर, और E से D हो जाएगा, यानी MPQLDY, पूरा का पूरा आपका एक पूरा का पूरा वर्ड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी B इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 4th. The mean of the ages of the father and his son is 27 years. Okay. After 18 years, the father will be twice as old his son. Their present ages are. तो देखिए father की एज को x मान लेते हैं, son की एज को y मान लेते हैं, तो दोनों की एज का जो एवरेज है, यानी x प्लस y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 27। तो हमें मिल गया एक तरह से x plus y is equals to 54. This is the first equation. First equation after 18 years, अब देखिए पहली इक्वेशन हमें मिल गई, आफ्टर 18 years बाद फादर कितना हो जाएगा, x plus 18 का, और फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, और y कितना हो जाएगा, y भी 18 years इसमें ऐड हो जाएगा। फादर की एज ट्वाइस है सन की एज से, तो आप इसको ऐसे कर देंगे। देखिए जरा देखिएगा, मैंने मल्टीप्लीकेशन 2 का कहाँ किया है, राइट हैंड साइड में, यानी फादर की एज में मैंने ट्वाइस नहीं किया। लोग क्या करते हैं गलती से, यहाँ पर x की तरफ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे इस तरह कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट, इस तरह की को मत करिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं लिख देता हूं, तो इसमें हो जाएगा x plus 18 इज इक्वल्स टू ट्वाइस y plus 18। इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्या, देखते हैं। तो x plus 18 इज इक्वल्स टू 2y plus 36, तो ये हो जाएगा x minus 2y इज इक्वल्स टू 18। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन में इसको, पहली इक्वेशन यहां लिख देते हैं, तो x plus y इज इक्वल्स टू 54, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। अब देखिए पहले ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन,
दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे या माइनस कर दोगे, वॉट एवर जो भी चाहते हो, तो -3y इज इक्वल्स टू, सॉरी, -3y इज इक्वल्स टू 54 में से आपका फिर से माइनस जाएगा, ये इस तरह से होगा, तो 36 माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 12 आ गया आपका। अब इसको वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, x इज इक्वल्स टू 54 माइनस 12 यानी 42। तो फादर की एज 42 आ गई और बेटे की एज 12 आ गई, तो 42 एंड 12 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको जरा केयरफुली आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नमिता एंड समिता आर ब्रिलियंट, Namita and Samita are brilliant in studies. Okay. Anita and Kavita are obedient and irregular. Okay. Babita and Namita are irregular but brilliant. Samita and Kavita are regular and obedient. Who among them is or are brilliant, obedient, regular और studious? यानी किसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटी है? तो देखिए आप, तो हम ये चार्ट बना लेते हैं। नमिता को एल से शो कर देते हैं और सविता को एस से इसको कर देते हैं, ब्रिलियंट यानी बी और स्टडियस एस, देन अनीता एंड कविता को आपने ओबीडियंट एंड इररेगुलर आई से कर दिया, देन अगेन नमिता कविता हो गया। अब बबीता एंड नमिता, तो बबीता का बी, आर इररेगुलर but brilliant, and again Samita and Kavita are regular and obedient। अब देखिए किसकी क्वालिटी चारों में है, तो आप अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, तो देखिए पहले में नमिता एंड समिता है जो कि ब्रिलियंट है, स्टडियस भी है। थर्ड में या फोर्थ में देखिए समिता, अगेन समिता आती है, समिता एंड कविता आर रेगुलर एंड ओबीडियंट, यानी समिता इधर भी है लास्ट में और समिता ऊपर भी है फर्स्ट में। तो समिता इज ब्रिलियंट, स्टूडियस एंड रेगुलर एंड ओबीडियंट, ये सारी चारों क्वालिटी समिता में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, समिता अलोन। ठीक है, बाकी सब गलत है, इसमें कोई दोहराई नहीं, तो समिता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वॉरियर इज रिलेटेड टू स्वॉर्ड्स, यानी ओके, कारपेंटर इज रिलेटेड टू सॉ, फार्मर इज related to plow, in the same way the author is related to warrior, यानी योद्धा को अगर आप तलवार से रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, कारपेंटर यानी आपका एक तरह से बढ़ई को आप अगर आरी से करेंगे, बढ़ई को आरी से किया, फार्मर को प्लॉ यानी किसान को हल से किया, तो उसी तरह से ऑथर को। तो देखिए वॉरियर जो होता है, योद्धा होता है, वो लड़ता है तलवार से, कारपेंटर यानी बढ़ई आरी से अपना काम करता है, उसी तरह से फार्मर जो किसान होता है वो हल से अपना काम करता है, उसी तरह से ऑथर अपना काम जो करता है वो पेन से करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, पेन। बुक नहीं हो सकता, बुक पढ़ेगा, फेम नहीं हो सकता, रीडर तो नहीं होगा, यानी तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये आपके रिलेट नहीं कर रहे हैं, कुछ रिलेट है, बट पेन इज द मोस्ट सुटेबल और मोस्ट रिलेटेड टू ऑथर। Now the question number 7, by which of the following preposition the preposition wise men are hardly afraid of death is contradict, यानी आपको बताना है कि बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है, इसका मतलब होता है वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ डेथ, इसका मतलब मैंने बता दिया आपको हिंदी में कि बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। किस इन चारों में से किस स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यानी विरोधाभास प्रोड्यूस कर रहा है, ये बताना है हमको। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है सम वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, इसमें कहा गया है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, कुछ सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। ठीक है ना, नो वाइज मैन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति
मृत्यु से भयभीत नहीं होता। और लास्ट है सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है हमें, यानी वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, ये बताना है। कॉन्ट्राडिक्ट तभी करेगा स्टेटमेंट को। देखिए तो अफ्रेड ऑफ डेथ, तो सम वाइज आर अफ्रेड ऑफ डेथ पहले में देखें तो सम आर नॉट, तो ये तो करेक्ट है। ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, इसमें सारी की सारी बातों को, ये कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आंसर हो सकता है। इसको देख लेते, टिक कर लेते हैं। नो वाइज मैन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, कोई भी आदमी मृत्यु से भय नहीं खाता, ये भी गलत सा लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सम वाइज मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ये भी नहीं होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर ओनली। ये कैसे किया है, इसका तरीका हम आगे देखेंगे। मैं आपको जब स्टेटमेंट्स और आर्गुमेंट को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट और ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग करना होता है हम देखेंगे। तो इसी अभी इस फिलहाल के लिए आप इसको समझ लीजिए कि जो इसका आंसर है वो बी है, ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इस स्टेटमेंट में बोला है अ मैन ऑट नो मोर, अ मैन ought no more to value himself for being wiser than a woman if he owes his advantage to a better education than ought to boost of his courage for beating a man when his hand were tied। इसका मतलब है बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि एक हाथ बंधे व्यक्ति को पीटकर किसी आदमी द्वारा अपनी साहस की शेखी बगाड़ना है। प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट इन हिंदी, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे इंग्लिश में पूरा का पूरा स्टेटमेंट चार तीन सेंटेंस का स्टेटमेंट है, तो वो अपने आप में खुद डिफिकल्ट है। तो इसमें अगर आप समझेंगे, मैं फिर से इसका एक बार आपको अर्थ बता देता हूँ कि बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी को अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि एक हाथ बंधे हुए व्यक्ति को पीटकर किसी आदमी द्वारा अपनी साहस की शेखी बगाड़ना है। तो देखिए इसमें एक तरह से बताना कि किस तरह का स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आर्गुमेंट और स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, बट पहले का जो मतलब है डिडक्टिव आर्गुमेंट, जिसका मतलब होता है निगमन तर्क। दूसरा है हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, जिसका है काल्पनिक तर्क। तीसरा है एनालॉजिकल आर्गुमेंट, जिसका मतलब है सादृश्य मूलक तर्क। और चौथा है फैक्चुअल आर्गुमेंट, जिसका मतलब होता है तथ्यात्मक तर्क। तो देखिए इस तरह का मतलब एक तरह से आप कंपेयर कर रहे हैं, यानी एक जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको एक फीमेल से, मेल को फीमेल से कंपेयर कर रहे हैं और उसी तरह से उसको एक एनालॉजी आपसे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट को एनालॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने मेल को फीमेल से एक तरह से सामने 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 रखा है, यानी इसको एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है। और साथ में ये भी बताया है कि कैसे ये स्टेटमेंट पहले का और दूसरे का मीनिंग कैसे सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी एक स्टेटमेंट को हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है, एनालॉजिकल स्टेटमेंट है ये। और आगे इसमें हम देखेंगे कि आगे किस तरह के इन आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है, इन चारों का मतलब हम आगे कुछ वीडियो में हम चेकआउट करेंगे। तो अभी के फिलहाल ये सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A is brother of B, okay. B is brother of C. C is the husband of D. E is the father of A. D is related to E as, यानी D का बताना है E से क्या रिलेशन है। चलिए इसको करने का क्वेश्चन का तरीका देखिए। तो देखिए A is brother of B. A जो है वो B का ब्रदर है। प्लस मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस मतलब मेल एंड माइनस मतलब फीमेल। ठीक है, हम मान लेते हैं इस तरह की एक एनालॉजी अपने दिमाग में रख लेते हैं। ठीक, तो प्लीज जो फीमेल स्टूडेंट्स देख रही है तो इसमें मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, तो इसमें कोई इसको आप अपने ऊपर मत लेंगे कि माइनस हमारा इनटू, बट एक एनालॉजी आप चाहे तो प्लस को मेल भी, माइनस को मेल भी मान सकते हैं। तो मेल हमने प्लस मान लिया, बी को माइनस मान लिया यानी फीमेल। तो ए इज द, सॉरी इसमें अभी ये तर्क दिया नहीं है कि बी फीमेल है मेल है। तो ए मतलब ए प्लस मतलब मेल और बी मतलब आप अभी इसमें पता नहीं है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ओके। ये फिक्स होगा कि ए इज ब्रदर है तो यानी भाई हो गया, तो वो मेल पॉजिटिव। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो आपने बी पे भी प्लस कराया, इज सी का ब्रदर है। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, अब देखिए सी इज द हस्बैंड, अब अगर ये प्लस होगा तो डी नेगेटिव होगा। तो सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, मैंने इसको एक राउंड सर्कुलर वे में कन्वर्ट कर दिया। एंड ई इज द फादर ऑफ ए, ई इज द फादर ऑफ ए, ई जो है वो ए का फादर है। ठीक है भाई,
ये भी हो गया यानी फादर हो गया। अब ई इज द फादर ऑफ ए, तो ई इज ऑल्सो द फादर ऑफ बी और ई इज ऑल्सो फादर ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी सी जो है ये आपस में सिबलिंग है, तीनों के तीनों आपस में भाई, यानी ए बी सी जो ब्रदर हो गए। और डी जो है, अब आपको बताना है डी का रिलेशन ई से, यानी डी का रिलेशन ई से। तो देखिए डी फीमेल है, ई जो है वो मेल है, और वो भी क्या है, जो ई है वो उसकी डॉटर इन लॉ है। ठीक, पता पड़ जाएगा कि सी, डी जो है वो सी की वाइफ है और सी जो है वो ई का सन है, तो डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 10. Two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from the number, the ratio becomes 12:23. The numbers are, तो देखिए हम एक नंबर को हमने इसको तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो एक नंबर तो हो गया 3x, एक नंबर हो जाएगा 5x, क्योंकि दो नंबर जो है वो रेशियो में है, टू नंबर आ रेशियो 3:5, तो 3x 5x। तो 3, अब इन दोनों में से 9 माइनस करें तो 3x माइनस 9 और 5x माइनस 9 बराबर आते हैं 12/23 के, क्योंकि आपको दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इन दोनों की इस तरह से, तो 69x इज इक्वल माइनस 207 इज इक्वल्स टू 60x इज इक्वल्स माइनस 108। तो 9x इज इक्वल्स टू 99 एंड x इज इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, तो 3x, ये 3x बन के क्या हो जाएगा, 3x 3 की इंटू 11 में तो 33, एक नंबर तो 33 हो गया, एक 5x था तो 5 इंटू 11 ये हो जाएगा 55। तो दो नंबर आ गए 33 55, यानी हमारा C इज द करेक्ट आंसर, C इज हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट, सॉरी डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व किया। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को हमने, जो हमारा जो पार्ट था पेपर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन मिस हो गए होंगे तो आप उनको मेल कर दीजिए, मैं वो भी करके आपको भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस किस तरह से हमने इसमें क्वेश्चन को पेपर में हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। तो ये देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बट जो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन द सेम। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या फिर ऑन डिमांड कोई वीडियो क्रिएट करना है, सो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।